से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संसद भवन के बारे में। संसद भवन एक ऐसा भवन जिसको आपने कई बार समाचारों में देखा होगा, कई बार अखबारों में भी देखा होगा और कई जगहों पर इसके बारे में बातचीत होते रहती है। इसके कई सारे ऐसे बोल सकते हैं बैठक होती है जिसमें कई क्षेत्र के सांसद शामिल होते हैं जिन्हें हम अपने द्वारा चुनते हैं, और ये सांसद जो होते हैं वो निर्वाचित होकर इस बिल्डिंग में जाते हैं और यहाँ पर ये हमारी मांगों को रखते हैं। सरकार के द्वारा हमें ऐसे सुविधाएं दिलाने की मांग करते हैं जिससे हमारे भारत का भविष्य तय होता है। यदि देखा जाए तो ये सांसद भवन जो है वो देखने में कुछ इस आकार का है। यदि आप इधर फोटो देख रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि संसद एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर कई बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो आके बैठक करते हैं। ये मंत्री सांसद कहलाते हैं और इनका जो कार्य होता है वो देश की उन क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ने का होता है जहाँ की मांग सरकार तक पहुँचाई जाती है। वर्तमान में यहाँ दो प्रकार के दल होते हैं जिसमें एक एनडीए और दूसरा यूपीए है, और इन दोनों दलों के बीच में लगातार नोकझोंक होती रहती है। ये नोकझोंक होने का कई सारा कारण होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई सरकार अगर अपनी सत्ता में है या किसी की सरकार चल रही है, मान लीजिए कि एनडीए की सरकार चल रही है या फिर अभी जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी किसी कार्य को करता है या किसी कार्य के ऊपर बिल पास करता है तो उससे जुड़ा जितना भी तरह का डिमेरिट्स होगा या जितना भी तरह का दोष होगा उसको उसके विरोधी दल, जिसमें कांग्रेस है और कई सारे दल हैं, वो सब उसको क्या करते हैं, सामने रखते हैं और उस बिल को पास करने या उस बिल को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक और सत्ताधारी दल होता है तो दूसरी ओर विरोधी पार्टियां या विपक्ष दल होता है। अब यदि हमारे संसद का कुछ आकृति देखें तो ये एक वृत्ताकार रूप में है। ऊपर से देखने में ये कुछ इस आकार का दिखता है, जहां ये मुख्य रूप से 4 खंडों में बटा हुआ है। एक और लोकसभा, दूसरी ओर राज्यसभा, तीसरी ओर ऐतिहासिक लाइब्रेरियां हैं और जो चौथा पार्ट है वो है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो संसद के बीचों बीच बनाया गया है, और यही वो स्थान है जहां पर हमारे संविधान को लिखा गया था, जिसे लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। यदि देखा जाए तो संसद या जो पार्लियामेंट है इसका जो पहला जनक है वो ब्रिटेन को माना जाता है, और फ्रांस ने ही सबसे पहले पार्लियामेंट नामक वर्ड्स को लोगों के सामने, विश्व के सामने रखा था। और ब्रिटेन को इसकी जननी माना जाता है क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश के द्वारा ही कई देशों में जो है संसदों को स्थापित किया गया और हर देश में इसके अलग अलग नाम हैं। तो अब हम लोग जानते हैं एक्चुअली में इसके कुछ तथ्यों को। यदि इतिहास में जानें और पता करें तो हमें यह ज्ञात होता है इतिहासकारों द्वारा, जो हिस्ट्री के कई सारे बुक्स हैं उसमें यह बताया जाता है कि 12 फरवरी 1921 को जो महामहिम थे उस समय की, द ड्यूक ऑफ कनाट, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। 6 वर्ष इस पूरे भवन को तैयार होने में लगा और इसमें अंग्रेजों ने काफ़ी पैसा खर्च किया, क्योंकि इसमें जिस प्रकार के ईंटों का, जिस प्रकार के चीज़ों का प्रयोग किया गया था वो बहुमूल्य था। इस संसद में कुल 12 दरवाजे हैं जिसमें 8 दरवाजों का उपयोग तो लगातार होता है। अब जो है 1927 में ये संसद भवन बन के तैयार हुआ। इस समय डॉक्टर या लॉर्ड इरविन जो थे वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया। जब ये संसद बना तो शुरुआत में इस संसद में कुछ ऐसे कार्य किए जाते थे जिसको अंग्रेज लगातार अपने गतिविधियों के लिए उपयोग करते थे। मान लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा कोई नया बिल पास करना है तो वो इसका डिस्कशन यही करेंगे। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था की देखरेख या फिर किसी प्रकार से कोई क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे वहाँ से वो अपना आर्थिक स्थिति को प्राप्त करेंगे, अपना लाभ प्राप्त करेंगे, तो इसका पूरा जो डिस्कशंस है वो यहीं होता था। यहाँ पर बहुत और ऐसे डिस्कशंस होते थे जो भारत के उस समय के गुलाम लोगों या भारत जब गुलाम था उस समय के लोगों का भविष्य तय करता था। लेकिन जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो इस संसद को मुख्य रूप से भारत के उन नेताओं के लिए यूज़ किया जाने लगा जो भारत का भविष्य तय कर रहे थे, और इसी भवन में ही भारत का हर प्रकार का गतिविधि तब से लेकर के अब तक तय होता आ रहा है। अभी भी एक नया संसद बन रहा है जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा और उसके बारे में बहुत सारे तथ्यों को रखूंगा। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस संसद का उल्लेख या पार्लियामेंट हाउस का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है जो हमारे संविधान में अंकित है।
उसमें बताया गया है कि किस तरह ये जो संसद है ये क्या क्या कार्य कर सकता है और इसमें किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि देखा जाए तो इसका जो मुख्य अंग है उसमें हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को रखते हैं, लेकिन इसके 2 सदन हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है इन दोनों सदनों का कभी भी संयुक्त रूप से बैठक बुला सकता है और ये बैठक जब भी होगा वो सेंट्रल हॉल में ही होता है। दूसरा चीज़, जो राष्ट्रपति होते हैं वो कभी भी इन दोनों सदनों को भंग कर सकते हैं उनके आधार पर। मान लीजिए कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, आप लगातार देखते होंगे टीवी में, न्यूज़ में और बहुत जगह पर जब हंगामा होने लगता है लोकसभा में या राज्यसभा में और सरकार और उनके विरोधी दल जो है या पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव होता है, तो वहाँ पर चेयरमैन को क्या करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है उस पूरे माहौल को, उस मीटिंग को, या फिर राष्ट्रपति इसमें दखल करते हैं और वो क्या करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सदन को स्थगित करने की क्षमता को दिखाते हैं और उनके पास ये शक्ति है कि ये दोनों सदनों को वो निष्क्रिय कर सकते हैं और ये कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद फिर वापस ये चालू हो जाता है। यदि देखा जाए तो इस संसद को बनाने में 2 मुख्य इंजीनियरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका नाम था लुटियन और बेकर। देखिए, लुटियन और बेकर जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इससे पहले अर्थात इस संसद के निर्माण से पहले बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बनाए थे जो ब्रिटेन में थे, तो ब्रिटेन से ही इन्हें यहाँ लाया गया था। और लुटियन और बेकर ने इस संसद के अलावा कई सारे और बिल्डिंग्स भी यहाँ बनाए थे जिसे लुटियन यार्ड भी कहा जाता है। अर्थात यह क्षेत्र जो है वो लगभग 60 से 70 एकड़ में फैला हुआ है और इसके आगे राजभवन, फिर आपका जाकर के इंडिया गेट, ये सभी आते हैं। तो इन क्षेत्रों का पूरा जो मैप है वो लुटियन और बेकर के द्वारा बनाया गया। अब देखिए, इस संसद का कुछ और तथ्य यदि हम लोग जानें तो यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, अर्थात जो लोग यहाँ पर बैठते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सांसद कहते हैं। संसद वो जगह है जहाँ पर सांसद बैठते हैं और सांसद कौन होते हैं, जो हमारे क्षेत्र से हम उन्हें चुन करके इस बिल्डिंग तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे गोड्डा क्षेत्र में निशिकांत दुबे जो हैं वो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। जिस तरह वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हैदराबाद के क्षेत्र से सांसद हैं और इसी तरह से कई लोग जो हैं, कई ऐसे मुख्य नेता जिन्हें चुन करके इस बिल्डिंग तक पहुँचाया जाता है। अब इनको पहुँचाने का काम क्या होता है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सरकार हर जगह नहीं पहुँच सकती है। सरकार आपके घर आके नहीं पूछेगी कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। सरकार किसी गांव में जाके नहीं पूछेगी कि वहाँ कितना पुल बनाना है, कितना तालाब बनाना है या कितनी सड़कें बनानी है। तो जितना भी मांग होता है, चाहे सड़क हो, पुल हो, अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो, जितना भी मांग हो, रेलवे स्टेशन तक हो, इन सभी मांगों को सांसदों के द्वारा सरकार के समक्ष रखा जाता है। और ज़रूरी ये नहीं है यदि सरकार सत्ता में है तो उसके ही सांसद ये काम करेंगे, ये काम उसके विपक्षी दल भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि अभी जैसे बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सांसदों को ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्रों से जहां से वो बन के सांसद आए हैं यहाँ तक, उनके क्षेत्रों में किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो सरकार के सामने ये मांग रख सकते हैं और उनकी मांगों को पूरा भी किया जाता है। अब देखिए, ये सांसद भवन जो है या ये जो संसद भवन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कहाँ होता है वो बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा होता है जब कोई नए बिल को पास किया जाता है। आपने लगभग 2-3 वर्षों में बहुत सारे बिल देखा होगा, जिसमें एनआरसी था, फिर आपका जाकर के 3 तलाक था, फिर कई सारे बिल। उदाहरण के लिए एक बिल लेते हैं, मान लीजिए सरकार ये बिल पास करती है कि यदि भारत में हर घर से एक व्यक्ति जो होगा वो सेना में जाएगा, तो इस बिल को पास करने का पूरा दायित्व जो होगा वो संसद के पास होगा। और संसद के पास अर्थात जितने भी सांसद हैं, यदि वो इसमें वोटिंग दे देते हैं, वो इसके पक्ष में आते हैं, तो ये पूरे भारत के लोगों पर प्रभावी हो जाएगा। तब भारत के हर घर से एक व्यक्ति को सेना में जाना ही होगा। ये एक मैंने उदाहरण दिया, लेकिन हमारा भारत का जो संसद है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस पर कोई भी बाह्य देशों का प्रभाव या उनका दबदबा नहीं सहा जाएगा। मान लीजिए कि यदि अमेरिका जैसा देश या रूस जैसा देश या चाइना जैसा देश ये दबाव बनाए कि भारत के जितने भी सांसद हैं वो हमारे अनुरूप काम करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व देश है जो ये काबिलियत रखता है कि वो अपने
फैसले को खुद से ले सकता है, ना कि किसी के दबाव में आकर के। दूसरा चीज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अपने कामों को कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कि टेस्ला जैसी कोई बड़ी सी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है और वो सीधा प्रधानमंत्री से कनेक्ट होती है और कहती है कि सर हमें झारखंड में एक प्लांट लगाना है, तो अगर सांसदों का, यहाँ पर जो सांसद होते हैं ना, इस बिल्डिंग्स में जो सांसद होते हैं, यदि वे सब इसकी अनुमति दे देते हैं तो बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के यहाँ पर वो फैक्ट्री आप लगा सकते हैं झारखंड के क्षेत्र में। यदि सांसद इसके अगेंस्ट चल जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री को भी कोई भी तरह का बिल पास करना है या कोई भी तरह का अनुमति लेना है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से हो, तो वहाँ सांसदों की सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, इस पूरे पार्लियामेंट हाउस का जो जिक्र है, जिस तरह से अनुच्छेद 79 में है, उसी तरह से इसकी कई और बातों को बताया गया है कि किस तरह से एक सांसद भवन जो है वो मुख्य रोल अदा करता है। यदि हम लोग दूसरी ओर जाते हैं तो हमें यह मिलता है कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें निचला दर और उच्चतम दर, ये दोनों को शामिल किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में कई सारे सीटों को बनाया गया है, जहां लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है और वर्तमान समय में 445 सीट जो है वो रिजर्व्ड है। मतलब वहां पर 445 सीट जो है वो सांसदों के लिए अभी पूरी तरह से कार्यरत है, जिसमें यह अधिकार है राष्ट्रपति को 445 में से 2, अर्थात सिर्फ 2 लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा जो लोकसभा से ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, या बोल सकते हैं ज़्यादा ताकतवर होता है, यहाँ पर कुल 245 से सीटें होती हैं। इस 245 सीट में 12 सीट जो होता है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है। मतलब राष्ट्रपति जो है इस पर अपना शासन करके अपने द्वारा चुने गए लोगों को यहाँ पर बैठा सकते हैं। वो अपने द्वारा चुन करके उन लोगों को चुन सकते हैं जो इस सीट पर बैठ करके राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, और अन्य 233 लोग जो होते हैं वो चुनाव करके आते हैं। जिस तरह से देखिए, लोकसभा में 445 में से 443 लोग जो है वो निर्वाचित होकर के आते हैं अपने अपने क्षेत्र से, उन्हें वोटिंग के द्वारा लाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी 233 सदस्यों को चुनाव करके या वोटिंग के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पर 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं, अपने द्वारा मनोनीत कर सकते हैं, और यहाँ पर 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है वो अपने द्वारा मनोनीत करके राज्यसभा में ला सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर 550 कुल सीट होता है लोकसभा में। लोकसभा में कितने सीट होते हैं? 550 कुल सीट, और अधिकतम जो है मैक्सिमम 552 है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसी तरह राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 233 जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब यदि देखा जाए तो ये जो संसद का जो पूरा मेथड है, ये 1947 से भी पहले अर्थात 1921 से ही बोल सकते हैं एक मॉड्यूल के तहत चलता आ रहा है। लेकिन जिस तरह समय बदल रहा है, अब इसमें भी बदलाव करने की आवश्यकता सरकार को पड़ रही है। इसी के तहत सरकार ने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए, कुछ ऐसी नई मॉडल्स को तैयार किया जिसके आधार पे इस पुराने संसद के बगल में एक नए संसद को बनाया जाना है, और इस नए संसद को बनाने की प्रक्रिया को ही द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है। देखिए, द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें नए संसद को बनाना है। इस नए संसद का जो आकार होगा वो त्रिकोण रूप में होगा, और इसका जो कुछ आकृति है ये अमेरिका के पेंटागन से बहुत मिलता जुलता है। उसी तरह जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें जिस मॉडल का उल्लेख किया गया है वो पुराने संसद से बहुत अलग है। जहां पुराना संसद जो है यहाँ पर मात्र 550 लोकसभा में सीटों की संख्या है, उसी तरह राज्यसभा में 245 सीटों की संख्या है। लेकिन नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया पार्लियामेंट हाउस बनेगा उसमें 888 सीटों को रखा गया है। अब यहाँ बात आएगा कि क्यों नए पार्लियामेंट हाउस की ज़रूरत पड़ रही है। पुराना तो एकदम ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये है कि देखिए, एक प्रैक्टिकली रूप से आप मानिए कि उस समय जब ये संसद बना उस समय भारत की जनसंख्या जो थी वो अलग थी, और अब जनसंख्या जो है वो अलग है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और गोवा जो है वो एक छोटा बोल सकते हैं जनसंख्या वाला राज्य है। तो इन दोनों में जनसंख्या का काफ़ी अंतर है। तो नियम के आधार पे यदि किसी क्षेत्र में
जितने भी सांसद होते हैं वो अपने लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। तो एक सांसद का इतना बोल सकते हैं सक्षम या इतना ज़्यादा वो कैपेसिटी नहीं होता है कि वो उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में रह सके या उन क्षेत्रों में कार्य कर सके जहाँ पर भारी जनसंख्या है। इसीलिए जहाँ पर भारी जनसंख्या है वहाँ अगर 2 सांसद अभी हैं तो हो सकता है 2026 में वहाँ 5 सांसद हो जाएं, या वहाँ 5 सांसद रह के क्या करें, कार्य को अच्छी तरह से करें और लोगों की सहायता करें। तो इस तरह से नए सांसद में या जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया है। यदि और देखा जाए तो ये जो नया संसद भवन है जो बन रहा है, वर्तमान में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई अलर्ट दे दिया है। उस पर बहुत सारे कंक्लूज़न है कि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सरकार के समक्ष रखा गया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया जिसमें इस नए विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। वर्तमान के लिए ये रुका हुआ है, लेकिन भविष्य में ये दोबारा चालू होगा। ये संसद भवन जो है ये रायसीन की पहाड़ियों से लेकर इंडिया गेट तक फैला हुआ है और इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य भी करने हैं जिसका कुल खर्चा जो है वो 20,000 करोड़ रुपए है। तो एक बहुत भारी भरकम खर्च जो है इस नए पार्लियामेंट हाउस में हो सकता है। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट हाउस का देखें तो इसमें कुल खर्च जो है 971 करोड़ या फिर लगभग आप 1,000 करोड़ रुपए होंगे। और यदि ऑल ओवर द देखा जाए तो जो नया पार्लियामेंट हाउस बनेगा वो नया पार्लियामेंट हाउस जो होगा वो टोटली, क्योंकि जहां पार्लियामेंट हाउस नया वाला बनेगा वहां पर कई सारे और बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री आवास रहेगा और कई बड़े बड़े ऑफिस बनाए जाएंगे। तो उसका पूरा जो लेखा जोखा है, पूरा जो खर्च है वो 20,000 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। इसीलिए कई ऐसे पार्टियां जो है इसके विरुद्ध में हैं। वो नहीं चाहती हैं कि जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये आगे जाए और नहीं चाहती हैं कि इसके तहत ऐसे नियम को, ऐसे कानूनों को या ऐसे चीज़ों को ताक पे रखा जाए जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो नया पार्लियामेंट हाउस है वो वर्क कर रहा है। पुराना पार्लियामेंट हाउस में क्या क्या घटनाएं होती हैं और इससे क्या क्या कार्य होते हैं मैंने आपको सभी बता दिया। मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी कि एक्चुअली में ये पार्लियामेंट हाउस होते क्या है या ये संसद भवन होते क्या हैं और इनमें किस तरह से कार्य होता है। आशा करते हैं कि पार्लियामेंट हाउस या संसद भवन से जुड़े जो तथ्य मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।